हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियान और मिस रुक्सी के पापा प्रिंस के खिलाफ रिबेलियन कर देते हैं। प्रिंस ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है आज मैं तुम लोगों को मार दूंगा। और वो अपने बटलर को ऑर्डर देता है कि जाओ और इन सबको मार दो। और प्रिंस का जो बटलर है वो मिस रुक्सी के पापा पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मिस रुक्सी के पापा भी अपनी पावर को अनलीश करते हैं और वो दोनों ही अपनी पंचेस को टकराते हैं। उन दोनों के पंचेस को टकराने से बहुत ज़्यादा पावर अनलीश होती है और लास्ट में वो एक बहुत ही ख़तरनाक पंच मारते हैं एक दूसरे को, जिससे वो दोनों ही दूर जाके गिरते हैं। पर इससे सबसे ज़्यादा डैमेज मिस रुक्सी के पापा को होता है। तभी जो बटलर है वो कहता है क्या क्या ये बुढ़ा भी मास्टर बन चुका है? क्या तुम एक मास्टर बन चुके हो युपिन? तभी जो प्रिंस है वो अपने मन में सोच रहा होता है क्या यदि ये बुढ़ा भी एक मास्टर है तो मुझे नहीं लगता कि मैं आज यहाँ से ढंग से बच के जा पाऊँगा। तभी जो हमारा जियान है वो एकदम हंसते हुए कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम लोगों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मिस रुक्सी के पापा भी एक मास्टर हैं। यदि तुम बचना चाहते हो तो मेरे सामने झुक जाओ, मैं बस तुम्हें 3 थप्पड़ मारूंगा, तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। तभी प्रिंस कहता है क्या तुम मरना चाहते हो? तभी जो बटलर है वो कहता है प्रिंस आप चिंता मत करें, ये जो बुड्ढा है वो अभी अभी ही मास्टर बना है, इसकी विटेलिटी अभी बहुत कमज़ोर है और मैंने जो इसे अभी एक पंच मारा है इससे इसने बहुत ज़्यादा डैमेज लिया है। मैं इसे अगले 10 मूव में आसानी से मार दूंगा। और प्रिंस कहता है चलो ठीक है तुम ये कर दो, उसके बाद मैं इसका मुंह सील दूंगा और मैं इसके सामने ही इसकी बीवी और इसकी बेटी के साथ बहुत ही गलत सारी चीज़ें करूँगा। तभी जो जियान है वो कहता है बटलर से कि सीनियर मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आपके साथ कुछ गड़बड़ है? तभी जो बटलर है वो अपने हाथ में देखता है और उसे पता चलता है कि उसके शरीर में किसी तरीके का पॉइजन चला गया है। अब वो अपने मन में सोच रहा होता है क्या मैंने तो यहाँ पे अभी तक कुछ खाया भी नहीं है, नहीं मैंने कुछ पिया है, तो मेरे शरीर में ये पॉइजन गया कैसे? तभी बटलर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है तुमने ऐसा कब किया? जियान कहता है कि क्या आपने महसूस नहीं किया कि यहाँ की हवा जो है, मतलब इस मेन पैलेस की जो हवा है उसमें इतनी मिठास क्यों है? मैंने ये स्पेशली आपके लिए प्रिपेयर किया था। चिंता मत कीजिए, ये आपको जान से नहीं मारेगा पर आपकी 50% पावर को ब्लॉक कर देगा। तभी बटलर कहता है वाह पॉइजन ट्रैप, मुझे लगा नहीं था कि तुम जैसे बच्चा इतने अच्छी मेथड्स को जानता होगा। तभी जियान कहता है ये तो सीनियर की दया की बात है जो इतनी बड़ाई कर रहे हैं मेरे। तभी जियान कहता है कि मेरे पास सिर्फ इतना ही गिफ्ट नहीं है, मेरे पास आपके लिए एक और गिफ्ट है, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास भले 50% पावर है पर आप बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। तभी वो क्लैप करता है और उसके जितने भी सोल्जर्स, जो उसने पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि जो जियान ने कुछ 30 सोल्जर्स को सिलेक्ट किया था मास्टर को मारने के लिए, वो सोल्जर्स आर्मर पहन के ना बाहर आ जाते हैं। वैसे दोस्तों उनके आर्मर बहुत ही कूल लग रहे हैं। तभी जो बटलर है वो ये सब देख के हंसने लगता है और कहता है तुमने इनके आर्मर पे अच्छा खासा खर्च किया है बच्चे, पर तुम्हें लगता है कि ये मुझे हरा देंगे? तभी जो प्रिंस है वो कहता है क्या बस इतना ही? तुम एक मास्टर को मारने के लिए इतने बेकार से लोगों को, और वो भी टर्टल से वाले सेल का यूज़ कर रहे हो? तुम्हारे पास अच्छा आर्मर नहीं था? ये क्या तुमने कछुए का सेल पहना रखा है इन लोगों को? तभी जो मिस रुक्सी के पापा है वो सोच रहे होते हैं क्या सिर्फ 3000 पीपल में से इसने इन बेकार लोगों को चुना है? मिस रुक्सी भी पीछे से सोच रही होती है क्या इसने सच में इन लोगों को बाहर ले आया? मुझे नहीं लगा था कि ये सच में इन लोगों का यूज़ करने वाला है। तभी जो जियान है वो कहता है लगता है कि आप इन्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, जब तक आप इनसे लड़ेंगे नहीं आपको पता कैसे चलेगा? तभी जो बटलर है वो कहता है चलो ठीक है तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो फिर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर ही देता हूँ। फिर बटलर जियान के सोल्जर्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ जियान के सोल्जर पर एक पंच मारने जाता है। तभी जियान के जो सोल्जर्स हैं वो एक के पीछे एक खड़े हो जाते हैं ताकि वो एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। और जो बटलर है वो उन सबको एक पंच मारता है और वो जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो उस पावर को एक दूसरे के थ्रू पास करते हैं, जिससे कि उस पावर का जो इम्पैक्ट है उन पर बहुत ही कम पड़ता है। मिस रुक्सी सोच रही होती है कितनी खतरनाक ताकत है इस ग्रैंड मास्टर के पास, क्या वो 10 पीपल वहाँ पे सर्वाइव कर भी पाएंगे? तभी जियान सोच कह रहा होता है चिंता मत करो। मिस रुक्सी कहती है ये इतना शांत क्यों है? तभी जो बटलर है वो एक और पंच मारता है और देखता है क्या ये सारे लोग अभी भी खड़े हैं,
इन लोगों ने मेरी पावर को कैसे ब्लॉक किया। प्रिंस भी सोच रहा होता है ये तो नामुमकिन है। और मिस रुक्सी के पापा, उसकी मम्मी और मिस रुक्सी वो भी सोच रही होती हैं क्या ये कैसे हुआ। जियान कहता है तुम लोग शायद समझे नहीं, मैंने इनकी बॉडी को मेडिकल मटेरियल से स्ट्रेंथन किया है, बहुत ही मजबूत बना दिया है। इनकी लेवल जो है वो 3 लेवल आगे बढ़ चुकी है। इनके लिए ग्रैंड मास्टर यिपिंग का अटैक ब्लॉक करना अब उतना भी मुश्किल का काम नहीं है। तभी जो जियान है वो कहता है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ग्रैंड मास्टर कि आपकी पावर इतनी ज़्यादा खतरनाक होगी। मुझे तो लगा था कि आप में इतनी ताकत नहीं होगी। तभी जो बटलर है वो कहता है अच्छा। तभी वो पीछे से घूम के साइड में आ जाता है और कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारे जो ये सोल्जर्स हैं उन्होंने जो ये फॉर्मेशन बनाई है उसमें बहुत सारे गैप्स हैं जिससे मैं इन सबको मार सकता हूँ। और वो जैसे ही साइड से सोल्जर्स को मारने के लिए जाते हैं कि तभी एक सोल्जर ख़तरनाक तरीके से अपनी हैमर से जो बटलर है उसे एक हैमर मारता है और जो बटलर है वो बहुत ही दूर जाके गिरता है। और प्रिंस ये देख के सोच रहा होता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है, ग्रैंड मास्टर यिपिन इन बेकार के कमज़ोर लोगों से इंजर्ड हो गए। तभी जो बटलर है वो देख रहा होता है कि एक जो आदमी है वो बाहर से ड्रम बजा रहा होता है। तभी मिस रुक्सी के पापा कहते हैं वहाँ देखो, ये तो सोनिक अटैक स्किल है। तभी जियान कहता है अच्छा आप लोगों को पता चल गया, ये एक वॉर ड्रम है जिससे कि जो सोल्जर्स होते हैं उनकी ना पावर बढ़ जाती है। तभी मिस रुक्सी के पापा सोच रहे होते हैं क्या जियान इतनी खतरनाक स्किल को परचेस करता है, आखिर ये बंदा आया कहाँ से है। तभी जो बटलर है वो अपनी पावर को अनलीश करने लगता है और जो प्रिंस है वो सोच रहा होता है कि क्या कितना बेवकूफ़ है ये, इन कमज़ोर लोगों के लिए इसको इतनी सारी पावर को अनलीश करना पड़ रहा है। तभी प्रिंस कहता है ओए बटलर, तुम तो एक वेस्ट हो, यदि तुम ग्रैंड मास्टर होते हुए भी इन बेकार के कचरों को नहीं मार सकते तो तुम्हें वापस काउंटिंग जिंदा जाने की ज़रूरत नहीं है। तभी बटलर कहता है ठीक है हिज हाइनेस, और वो अपनी पावर को एकदम अनलीश करता है और उसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि जियान के जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो हवा में उड़ जाते हैं। तभी मिस रूसी के पापा कहते हैं क्या ये तो बॉडी प्रोटेक्शन गैस है, ये जो भी जिसके पास ये प्रोटेक्शन होती है उसको कोई भी जो हथियार होते हैं ना वो डैमेज नहीं दे सकते। तभी बटलर कहता है आज मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। और हम देखते हैं कि जियान के सारे सोल्जर्स दूर जाके गिरे हुए हैं। तभी जो बटलर है वो कहता है बच्चे तुमने मुझे ऐसी खून की उल्टी करवा दी है, मुझे लगा नहीं था कि कभी भी इतने कमज़ोर लोग मेरे साथ ऐसा कर पाएंगे। लगता है कि मुझे सबसे पहले तुम्हें मारना पड़ेगा, उसके बाद मैं इन सबको लाइन से मारूंगा। तभी प्रिंस कहता है यस, मुझे लगा ही था कि तुम्हारे पास प्रोटेक्शन गैस है, पर तुमने इसका पहले यूज़ क्यों नहीं किया। और तभी वो हंसते हुए जियान से कहता है बच्चे आज तो तुम पक्का मर के रहोगे, चलो अब मर भी जाओ। तभी मिस रुक्सी के पापा कहते हैं कि क्या ये तो बॉडी प्रोटेक्शन की है ग्रैंड मास्टर यिपिन के पास, जिसके पास भी ये प्रोटेक्शन होती है उसे कोई भी वेपन जो है कभी भी हार्म नहीं पहुंचा सकता। तभी जियान कहता है फादर इन लॉ आप चिंता मत करो, आपका जो दामाद है उसने सब कुछ पहले से तैयार करके रखा है। तभी जियान कहता है कि मेरे पास ग्रैंड मास्टर के लिए एक और गिफ्ट है, तो मैं पेश करता हूँ आपके लिए तीसरा गिफ्ट। और तभी हम देखते हैं कि जितने भी वहाँ पे लोग खड़े होते हैं उनके नीचे एक चेस का बोर्ड बन जाता है। तभी बटलर कहता है ये तो चेस प्ले है। मिस रुक्सी कह रही होती है हाँ, अब मुझे याद आया कि जियान ने कुछ ऐसे सोल्जर्स को भी सिलेक्ट किया था जिन्हें चेस खेलना आता है। तभी जियान कहता है कि मैंने स्पेशली आपके लिए ये एरे बनाई है, क्या आप मेरे साथ एक गेम खेलना पसंद करेंगे। तभी जो बटलर है वो देखता है कि उसके ऊपर से एक बहुत ही बड़ी पत्थर आ रही होती है और वो अपनी जो बॉडी प्रोटेक्शन गैस है उससे उस पत्थर को ब्लॉक करता है और कहता है कि तुम जैसे एक कमज़ोर बग मुझे मारना चाहता है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे। मेरा जो बॉडी इनडिस्ट्रक्टिबल है, इसे कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तभी एक और हैमर उसके ऊपर आके गिरता है और वो भी उसको ज़्यादा डैमेज नहीं दे पाता और ना ही उसकी जो बॉडी गैस प्रोटेक्शन आर्मर है उसको तोड़ पाता है। और वो जोर जोर से हंस के कह रहा होता है बस मैंने तो इससे भी ब्लॉक कर लिया, और अचानक से एक और हैमर उस पर अटैक कर देता है और ये देख के तो वो परेशान ही हो जाता है, कहता है क्या एक और जैसे ही वो हैमर
उस पे टकराता है कि उसकी प्रोटेक्शन गैस जो होती है वो टूट जाती है। और दोस्तों ये प्रोटेक्शन गैस का मतलब यहाँ पे प्रोटेक्शन की से कह रहे हैं, जो इसके पावर में मतलब इसकी बॉडी में जो पावर है ना वो मिल के एक साथ एक इसके लिए आर्मर बना के रखती है। ये सिर्फ स्पेशली ग्रैंड मास्टर्स के पास होते हैं। तभी ये देख के मित्सुबिशी पापा कहते हैं क्या इसकी बॉडी प्रोटेक्शन आर्मर जो है वो टूट गई। तभी जियान हंसते हुए कहता है ओ आपको कैसा लगा, मज़ा आया? मैंने तो जानबूझ के हैमर को स्लो करके मारा था। ये एक जियोमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन था। दोस्तों सॉरी मेरे को मैथ अच्छे से आता नहीं, इसलिए मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, पर इतना बता सकता हूँ कि जियान ने कुछ मैथ के इक्वेशंस का यूज़ करते हुए फोर्स पे फोर्स लगवाया। वैसे तो मेरे को लग रहा है ये फिज़िक्स है, पर फिर भी, और उसके आर्मर को तोड़ दिया। और हम देखते हैं कि जो बटलर है उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है, और तभी बटलर पे साइड से ना बहुत सारी नीडल्स से ना अटैक होता है, और बटलर उन सब नीडल्स को अपने हाथों से पकड़ लेता है और कहता मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और तभी एक और नीडल उसकी आंख में जाके गिरता है। और जियान कहता है कि आप ये क्या सोच रहे हो, आप मैंने जो पहले के अटैक्स करवाए थे वो सिर्फ एक मजाक था, असली किलर तो अभी भी छुपा हुआ है। और वो जो उसके सोल्जर होते हैं वो उस पर अटैक कर ही रहे होते हैं लगातार नीडल से। अब प्रिंस भी उस सब चीज़ों से डॉज कर रहा होता है, कह रहा होता है कौन है, मुझे मत मारो, मुझे यहाँ से जाने दो, ये तो एक जो मेरा बटलर है वो एक बकवास है, आओ इधर आओ और मुझे सेव करो। तभी जियान कहता है अपने मिस रुक्सी से कि तुम्हें ये सर्कस कैसा लग रहा है, क्या तुम मजा कर रही हो? और साइड में अंगूर खा रहा होता है और मिस रुक्सी को दे रहा होता है। तभी जियान कहता है तो चलिए अगला गेम शुरू करते हैं। तभी सारे के सारे सोल्जर्स जो हैं जियान के वो ग्रैंड मास्टर पर ना अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और ग्रैंड मास्टर पता नहीं कैसे उसके पास अभी भी इतनी स्ट्रेंथ होती है कि वो अपनी स्ट्रेंथ से सारे के सारे सोल्जर्स को पीछे ढकेल देता है। पर उसके साथ ही वो नीचे गिर भी जाता है अपनी पावर को अनलीज करने के बाद। अब प्रिंस भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। तभी प्रिंस कह रहा होता है ये कैसे पॉसिबल है, इतने बेकार के लोगों ने कैसे ग्रैंड मास्टर को इतना ज़्यादा डैमेज दे दिया। मिस रुक्सी के पापा भी सोच रहे होते हैं ग्रैंड मास्टर सच में इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, मुझे नहीं लगा था कि कभी भी हम इन्हें इतना डैमेज दे पाएंगे। कोई भी ऑर्डिनरी सोल्जर होता तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना डैमेज दे पाता। बटलर जो है वो उन सबको मार दिया होता अभी तक। तभी जियान बटलर के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि क्या मेरे सीनियर जूनियर के दिए हुए गिफ्ट से सेटिस्फाई हो गए हैं? तभी बटलर कहता है कि मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मेरे को एक ऐसा एनिमी मिलेगा जो मुझे इतना डैमेज दे सके। तो है कि जियान ने अपने ट्रैप्स बनाए होते हैं ताकि वो मास्टर और प्रिंस को मार सके। तभी जो वो बटलर मास्टर है वो कहता है कि मुझे कभी लगा नहीं था कि मुझे कोई एक ऐसा एनिमी मिलेगा जो मुझे इतना हार्म पहुंचा सके। अब मुझे पता चला कि सिटी पैलेस ने कितना अच्छा सन इन लॉ चुना है अपनी बेटी के लिए, जो कि मेरे जैसे एक मास्टर को भी मारने के काबिल है। तभी जियान कहता है ये तो आप मेरी बड़ाई कर रहे हैं, आप जैसे ग्रैंड मास्टर पूरी दुनिया में मिलना बहुत ही रेयर है। और वो मन में सोच रहा होता है कि इसकी बॉडी इतनी ज़्यादा इंजर्ड है फिर भी ये खड़ा हो पा रहा है, ऐसा बंदा मिलना सच में बहुत मुश्किल है। तभी ग्रैंड मास्टर कहता है कि यदि तुमने मुझे मार दिया और प्रिंस को भी मार दिया, क्या तुम्हें डर नहीं है कि काउंटी गवर्नमेंट तुम्हें मार देगी? तभी जियान कहता है आप उसकी चिंता मत करें, मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ों का बंदोबस्त कर रखा है, मैंने सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली हैं कि आप लोगों को मारने के बाद हमें करना क्या है। तभी जो बटलर है वो जोर से हंसने लगता है और कहता है बहुत ही बढ़िया, तुमने बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है, तुम एक छोटे राक्षस की तरह हो, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा ब्रिलियंट होंगे। तभी वो जो बटलर है वो जियान की तरफ हमला करते हुए कहता है कि तुमने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था, पर तुम इस यंग एज में मरने वाले हो, तुमने अपना गार्ड डाउन कर दिया, आज ये ओल्ड मैन तुम्हें भी मार देगा। और जियान और मिस रुक्सी के पापा जी देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। तभी जियान कहता है अरे यार मैंने सच में अपना गार्ड डाउन कर दिया। तभी जो बटलर है वो कहता है कि यदि आज मैं मरा भी तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो जियान कहता है आओ फिर। तभी जैसे ही वो जियान को मारने वाला होता है कि तभी पीछे से एक नीडल जो बटलर है उसके सर से आर पार हो जाती है, और वो बटलर बिल्कुल जियान के सर के एकदम पास पहुंच ही गया होता है कि तभी हम देखते हैं कि जो बटलर है वो नीचे गिर जाता है, और जियान भी इतना ज़्यादा घबराया हुआ होता है और कहता है कि
वो जो अटैक कर रहा था उससे मेरी जो सोल है वो तुरंत ही कोलैप्स्ड हो जाती। तभी वो नीचे गिरने लगता है और मिस रुक्सी उसके पास आ जाती है और कहती है कि जियान, क्या तुम ठीक हो? तभी मिस रुक्सी के पापा कहते हैं कि ये किस तरीके का वेपन है, नीडल को देखते हुए। तभी जियान खड़ा होते हुए मिस रुक्सी से कहता है, मुझे जाने दो। मैंने कहा था कि जो भी मेरी वाइफ को परेशान करेगा उसे मैं अपने हाथों से मारूंगा। तभी प्रिंस कहता है, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं एक प्रिंस हूँ। तुमने मुझे मार दिया, तुम्हारी पूरी की पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तभी जियान कहता है, तुम एक बेवकूफ़ बच्चे हो। तभी प्रिंसेस सुन के कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। और जियान उसे बहुत ही खतरनाक लुक से देखता है। वो प्रिंस जो है वो सोच रहा होता है, इन लोगों की इतनी हिम्मत, ये लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे। तभी जो प्रिंस है वो अपनी स्वॉर्ड को लेके जियान पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जो जियान है वो अपनी स्वॉर्ड से प्रिंस पे बहुत सारे अटैक करता है, बहुत सारे कट लगाता है, जिससे कि जो प्रिंस है वो मर जाता है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स जो हैं वो जो ग्रैंड मास्टर यानी कि जो बटलर और प्रिंस उनकी बॉडी को शिफ्ट कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पे मिस रुक्सी के पापा, मिस रुक्सी की मम्मी, मिस रुक्सी और जियान खड़े होते हैं और उन लोगों ने जो प्रिंस है और जो बटलर है उसके बॉडी डबल तैयार किए होते हैं, जो लोगों को लग रहा होता है कि उन्होंने उन्हें मारा नहीं है। सब लोग सोच रहे होते हैं कि ये अभी भी ज़िंदा है, पर असलियत में हमें पता है कि जियान ने इन सबको मार दिया है, ये तो सिर्फ बॉडी डबल है। तभी कुछ सोल्जर्स उस प्रिंस से कहते हैं, जो नकली प्रिंस है, कि सब कुछ तैयार है, हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। तभी जो मिस रुक्सी के पापा के जो सिटी है उसके जो लोग हैं वो देख रहे होते हैं कि जो प्रिंस है ना वो अपनी जो घोड़ा गाड़ी है उसमें बहुत सारे ना बॉक्सेस लेके जा रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं, क्या ये प्रिंस जो है वो हमारी सिटी से इतना कुछ लेके जा रहा होता है? मुझे लगा नहीं था कि हमारा जो सिटी लॉर्ड है वो ऐसा कुछ होने देगा। तभी जो जियान है वो मिस रुक्सी के पापा से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही ये लोग हमारी टेरिटरी को क्रॉस करेंगे तभी कुछ बैंडिट्स जो हैं वो इन लोगों पे हमला कर देंगे और प्रिंस और बटलर को मार देंगे, जिससे लोगों को लगेगा कि प्रिंस और जो बटलर है वो लोग सिर्फ एक लूटपाट में मारे गए। और ये सुनते ही मिस रुक्सी के पापा जियान को शाबाशी देते हुए कहते हैं कि मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन दे पाओगे। मैं बहुत ही खुश हूँ तुमसे, मुझे बहुत ही गर्व है तुम पे, कि मुझे नहीं लगा था कि यदि तुम नहीं होते तो फिर पता नहीं हमारे साथ क्या होता। यदि तुम नहीं होते तो हम इस छोटे प्रिंस से कभी भी निपटारा नहीं कर पाते। जियान कहता है, आप ऐसी बातें मत कीजिए, फादर इन लॉ ने भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिए हैं और वैसे भी अब ये जो यान फैमिली है वो मेरी फैमिली है। जियान कहता है कि रही बात प्रिंस की, उसने मेरी रुक्सी को परेशान करने की कोशिश की, वो तो ये चीज़ डिज़र्व करता ही था। तभी मिस रुक्सी की मम्मी कहती है, तुमने सिर्फ 30 लोगों का यूज़ करते हुए एक ग्रैंड मास्टर को मार दिया, ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। क्या तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे हमसे कुछ चाहिए? तभी जियान कहता है, यदि मैं सच कहूँ तो मुझे मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ से सच में एक गिफ्ट चाहिए। ताकि फादर इन लॉ कह रहे होते जियान से कि तुम्हें जो भी चाहिए तुम बताओ, मैं उस चीज़ को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। तभी जियांग कहता है कि आपको इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ ब्लैक रॉक माउंटेन पे जाना चाहता हूँ। जब मैं बटलर को मार रहा था तो मुझे एक बहुत ही ख़तरनाक इंजरी हो गई थी। इस इंजरी के कारण मुझे ब्लैक रॉक माउंटेन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ब्लैक रॉक माउंटेन पर ही एक ऐसा हर्ब मिलता है जो मेरी इंजरी को रिपेयर कर सकती है। तभी उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, क्या तुम ब्लैक रॉक माउंटेन पे जाना चाहते हो? वहाँ पे बहुत सारे ख़तरनाक मॉन्स्टर्स हैं और वहाँ पे हे फेंग ज़ाई जो गैंग है वो भी वहाँ पे रहती है। वो लोग बहुत ही ज़्यादा बुरे लोग हैं। अगर तुम वहाँ जाना चाहते हो तो मुझे लगता है कि तुम अपनी जान को गंवा दोगे। क्या तुम्हारा वहाँ जाना सच में इतना ज़रूरी है? तभी जियान कहता है, हाँ मेरा जाना वहाँ बहुत ज़रूरी है। मिस रुक्सी कहती है, वहाँ पे जाना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और अगर तुम ब्लैक रॉक माउंटेन पे जाना चाहती हो तो मुझे भी ले जाओ। तभी जियान कहता है, नहीं तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पे रहना ज़रूरी है। और वैसे भी यहाँ की जो प्रॉब्लम थी वो मैंने सॉल्व कर दी है और काउंटी गवर्नमेंट जो है मुझे नहीं लगता कि इतने सारे चीज़ों के बाद भी शांत रहेगी। तभी जो जियांग है वो अपने पास से 2 बुक निकाल के देता है और मिस रुक्सी को कहता है कि तुम्हें और तुम्हारा जो जनरल है आर्मी का, उसे ये प्रैक्टिस करनी है। तुमने इसके इफ़ेक्ट्स को तो देख ही रखा है मेरे 30 वॉरियर्स पे। तभी मिस रुक्सी कहती है,
ठीक है, यदि तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं इसे पक्का मास्टर करने की कोशिश करूँगी। तभी जियान मिस रुक्सी के बालों में हाथ फेरते हुए कहता है कि मैं पक्का वापस आ जाऊंगा। मिस रुक्सी कहती है तुम्हें वहाँ से सेफली आना पड़ेगा, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। जियान कहता है अच्छा पक्का प्रॉमिस। तभी मिस रुक्सी उसका हाथ झटकते हुए कहती है मेरा मतलब ये नहीं था जो तुम सोच रहे हो, मेरा मतलब ये था कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली में जाऊँगी और तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूँगी। तभी जियान कहता है हाँ बेकार की बात है। तभी मिस रुक्सी को दिखाया जाता है वो शर्मा रही होती है और जियान मन में सोच रहा होता है लगता है कि मिस रुक्सी को भी मेरे से कुछ ना कुछ तो हो रहा है, जब मैं वापस आऊँगा तो पक्का मुझे कुछ ना कुछ बेहतर चीज़ मिलने वाली है। तभी हम देखते हैं जियान ब्लैक रॉक माउंटेन पे जाने के लिए तैयार हो जाता है और अपने घोड़े पे बैठ के ब्लैक रॉक माउंटेन की तरफ जाने लगता है। और फिर हमें मिस रुक्सी को और जो उसकी मेड है उसे दिखाया जाता है, वो दोनों ही कह रही होती है कि प्लीज़ सेफ़ आना जियान से। तभी हमें ब्लैक रॉक माउंटेन को दिखाया जाता है। ब्लैक रॉक माउंटेन जो है उसमें बहुत सारे पावरफुल एनिमल्स हैं और वहाँ पे बहुत सारे बीस्ट रहते हैं जो छुपे रहते हैं हमेशा, ताकि वो शिकार कर सकें। तभी हमें कुछ टाइम के बाद के दिखाया जाता है, यानी कि कुछ महीने बाद का। जियान जो है वहाँ पे पहुँच जाता है और जियान कहता है कि अब मैं यहीं पे प्रैक्टिस करने वाला हूँ कुछ टाइम तक। अब मुझे जो अपनी सोल को हील करने के लिए जो एलिक्सर और मेडिसिन्स चाहिए वो मुझे यहीं पे मिल पाएंगी। तभी जियान घोड़े पे बैठते बैठते कल्टीवेशन करने लगता है और अचानक से वो अपनी आँख खोलता है और कहता है वाह, मैं तो यहाँ आते ही ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी रिफ़्रेश सी हो गई है। तभी जियान कहता है मुझे यहाँ पे अपनी जो गार्ड है उसे लोअर नहीं रखना चाहिए, और यदि मैंने इसे बहुत ज़्यादा हाई भी कर दिया तो जो यहाँ के बीस्ट हैं वो मुझ पे अटैक कर देंगे। तभी अचानक से उसके पीछे से एक तेंदुआ जियान पे हमला कर देता है और जियान उसे देख के कहता है क्या ये तो ब्लैक युआन गेल लियोपर्ड है। पर जो लियोपर्ड है वो जियान पे अटैक करता तो है पर जियान उसे रोक लेता है। तभी जियान कहता है कि वाह ये तो फर्स्ट ऑर्डर मॉन्स्टर है, मुझे तो आज मज़ा आने वाला है। मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ आते ही पहले ही मुझे एक ऐसा बीस्ट मिल जाएगा। ये बीस्ट जो है वो एक सोल्जर के बराबर का है, पर ये एक सोल्जर से ज़्यादा खतरनाक है। मैं इसके ऊपर अपने बहुत सारे कॉम्बैट स्किल्स को प्रैक्टिस कर सकता हूँ और उनमें से कुछ कॉम्बैट स्किल जो है वो 7 रिटर्निंग स्वॉर्ड स्किल है। अभी जो जियान है वो अपने फर्स्ट स्टेप को उस लियोपर्ड पे हमला करना शुरू कर देता है और कहता है ये एक बेसिक नाइफ अटैक है, और वो अचानक से उस बेसिक नाइफ अटैक को 10,000 नाइफ्स में बदल देता है और लियोपर्ड पे एक के बाद एक अटैक करता है, पर उससे लियोपर्ड को कुछ खास असर नहीं होता। जियान ये देख के सोच रहा होता है मुझे लगा ही था कि ये जो है वो एक आर्म वॉरियर से बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसकी जो फिज़िक्स है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तभी जियान कहता है कि मुझे एक बढ़िया शिकार मिल गया है अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। तभी हमें लियोपोल्ड को दिखाया जाता है वो गुर्रा रहा होता है जियान को देख के। और अगर आपको मेरी वीडियो तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल साफ फ्लिक्स पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियान ब्लैक रॉक माउंटेन पे गया होता है और उसके सामने एक लियोपर्ड आ जाता है और वो उससे लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। अब देखते हैं आगे। उसके बाद तो जियान उस लियोपर्ड के पीछे ही पड़ जाता है और लियोपर्ड ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और भागना शुरू कर देता है। जियान कहता है भागो मत। तभी वो लियोपर्ड अपने ही लैंग्वेज में कह रहा होता है अरे तुम मेरा ही पीछा क्यों कर रहे हो, किसी और के पीछे जाओ ना। जियान कहता है आज तो मैं तुम्हारा दांत तोड़ के ही रहूँगा, और तभी वो अपने अटैक करके उसको बीच से ही काट देता है और उसके बाद कहता है कि आखिरकार मैंने 300 अटैक कर दिए इसके ऊपर। और जब वो उसके हेड से एक कोर निकालता है और कहता है क्या मैंने इस छोटे से कोर के लिए 300 अटैक्स किए इस पर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा ये इतना छोटा है। वैसे तो ये एक लोअर ग्रेड का है पर ये इसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और उसके बाद दोस्तों हमें इस जो कोर है उसके बारे में कुछ चीज़ें बताई जाती है जो मुझे नहीं लगता कि बताने के लायक है। तभी जो जियान है उस कोर को प्योरीफाई करता है और अपनी बॉडी को और स्ट्रॉन्ग कर देता है, और उसको वो प्योरीफाई करने में बहुत ही कम टाइम लगता है और कहता है कि वाह इतने छोटे से कोर ने मेरा इतना लेवल अप कर दिया, इसके लिए लगता है कि मुझे और ज़्यादा बीस्ट का शिकार करना पड़ेगा अपनी लेवल को बढ़ाने के लिए। और उसके बाद तो जियान एकदम सारे के सारे बीस्ट के ऊपर टूट ही पड़ता है और सारे के सारे बीस्ट इधर उधर भाग रहे होते हैं और जियान एक एक करके सारे बीस्ट के कोड निकाल के अपने लेवल्स को बढ़ा रहा होता है। तभी अचानक से जियान को कुछ फील होता है और उसकी बॉडी से एक ड्रैगन निकलता है गोल्डन कलर का, जो बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है। तभी जियान शॉक होते हुए सोचता है वाह
इस बेकार से जिन के पास, मतलब वो इस बॉडी के पुराने ओनर की बात कर रहा है दोस्तों। जो जिन था उसकी जो ब्लड लाइन है वो ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन है। और जो आपने क्विंचेंग को तो देखा ही होगा, इस लड़की को शुरू पहले ही एपिसोड्स में। और इसकी ब्लड लाइन जो है वो ड्रैगन ब्लड लाइन से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। जिसके पास ड्रैगन ब्लड लाइन होगी वो एक एम्परर से भी ज़्यादा ताकतवर होगा। तभी जो जियान है वो सोच रहा होता है, वैसे तो इसकी पावर अभी बहुत ही ज़्यादा लो है, मुझे लगता है कि मुझे इसकी पावर को जगाने के लिए एक असली ड्रैगन के कोर की ज़रूरत पड़ेगी। और मुझे लगता है इसे अवेकन करने के लिए मुझे एक ड्रैगन को ढूंढना पड़ेगा। तभी वो सोच रहा होता है, वैसे तो ड्रैगन का शिकार मुझे करना ज़रूरी है, पर मेरे करंट स्ट्रेंथ के साथ मुझे नहीं लगता कि मैं उसे मार पाऊँगा। पता चला कि मैं ही उसका शिकार बन जाऊँ। मुझे लगता है इससे अच्छा कि मैं अपनी स्ट्रेंथ पहले बढ़ाता हूँ और अपनी जो सोल है उसकी इंजरी को सॉल्व करता हूँ, उसके बाद जाके देखेंगे किसी ड्रैगन का शिकार करना। तभी जो जियान है वो अब कहता है कि लगता है मुझे अपनी 7th रिटर्न ऑफ सॉर्ड का प्रैक्टिस करना ज़रूरी है ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकूं। और फिर वो जंगल की तरफ अंदर में जाने लगता है अपनी मेडिसिन को ढूंढने के लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जियान जो है वो उसके अंदर जा रहा होता है जंगल के, और अचानक से उसके पीछे से उस पर एक अटैक होता है और वो जियान उसे बड़ी मुश्किल से डॉज कर पाता है। बाल बाल बच जाता है, उसके एकदम फेस से टच होके चली जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जियान के ऊपर एक के बाद एक तीर के अटैक्स हो रहे होते हैं और जियान उन सबको ब्लॉक कर रहा होता है और उसे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है। और जिस पोज में वो नीचे गिरा होता है उसे उस पोज को देख के उसे कुछ याद आ जाता है। और दोस्तों ये चीज़ आप यदि जानना चाहते हैं कि उसके साथ क्या हुआ था ऐसी पोज में, तो आप पहले एपिसोड्स को देख सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, बाहर आओ, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया। तभी हमें एक पैर को दिखाया जाता है और वो बाहर आते हुए वो इंसान कहता है कि वाह, बुरा नहीं है, मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे सारे के सारे एरोज से बच पाओगे। तभी जियान उसे देख के कहता है क्या, ये तो टोंग में रियल्म का है। और तभी हमें एक बैड लुक वाले एक बहुत ही खतरनाक से शिकारी को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और वो जियान से कहता है बच्चे, मैंने जितना सुना था कि तुम वेस्ट हो, मुझे नहीं लग रहा कि तुम उतने वेस्ट। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियांग जो है वो ब्लैक रॉक माउंटेन पर जाता है ताकि वो अपनी सोल को हील कर सके और अब प्रैक्टिस कर सके अपनी स्वॉर्ड टेक्निक्स का। और उसके बाद हमें लास्ट में दिखाया गया था कि जो जियान है उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है। अब हम आगे देखेंगे कि अब जियांग के साथ क्या हुआ। तभी जियांग उस शिकारी को देखते हुए कहता है वाह, इसकी कल्टीवेशन तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और इसने अपनी जो स्ट्रेंथ है उस पर बहुत ही अच्छे से कमांड कर रखा है। तभी वो कहता है कि क्या तुम ही फिंग जाए से हो। तभी वो जो शिकारी है वो कहता है वाह बच्चे, तुम्हारी आंखें तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। म- ये बिल्कुल सच है, मैं ओल्ड 9 बचर से हूँ और मैं हैफेंग विलेज में 9 सबसे खतरनाक लोगों में से हूँ। तभी जो जियांग है ये सुन के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या बचर। तभी दोस्तों हमें इनके बारे में बताया जाता है, ये लोग जो है वो हाई फैंग के 9 चीफ्स हैं और ये सारे बहुत ही ख़तरनाक हैं। इन सब के अपने अपने एक निक नेम है। ठीक है, आपको समझ में आ ही गया होगा। अब मुझे लगता है तो डिटेल की ज़रूरत है। चलो अब देखते हैं, फाइट स्टार्ट होती है। तभी जियांग जो है वो कहता है कि मैंने इसके बारे में सुन रखा है, ये जो बंदा है वो अपनी जो बड़ी तलवार है उससे लोगों का सर जो है वो काट देता है और उससे फुटबॉल खेलता है। तभी जिया ये सोच के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है कि उसके ग्रैंडफादर ने इससे बच के रहने के लिए कहा था। तभी जियान कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वो बचर कहता है हाँ बच्चे, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे तुम्हें मारने के लिए आया हूँ, तुम बहुत ही ज़्यादा समझदार हो, पर मुझे ऑर्डर दिया गया है कि मैं तुम्हारा सर काट दूँ। तभी जियान कहता है ऑर्डर, क्या तुम हैफेंग जाई के विलेज के लीडर हो, तुम्हें किसने ऑर्डर दिया। क्या कोई ऐसा भी है जो तुम्हें ऑर्डर दे रहा है, क्या वो लिन फैमिली है या फिर जैंग फैमिली। और ये सुन के वो जो बचर है वो कहता है वाह बच्चे, तुम तो बहुत ही ज़्यादा समझदार हो, तुमने मेरी बातों के लूप होल्स को समझ लिया। मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा समझदार होगे। अब समझ में आया कि तुम्हें सब मारना क्यों चाहते हैं। तभी वो जो बचर है वो जियांग पे अटैक कर देता है अपनी स्वॉर्ड से और जियांग जो है उसे बड़ी मुश्किल से डॉज करता है और देख के शॉक हो जाता है और कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत है, पर इसके पास में दिमाग कम है शायद। तभी वो जो बचर है वो फिर से उस पर अटैक करता है
और जियान जो उसे बार बार डॉज करता है और उसे देख के वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और कहता है, अरे यार तुमने मुझे काट दिया तो मेरी जो वाइफ है वो विधवा हो जाएगी। तभी जो बचर है वो ये सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उस पर एक के बाद एक अटैक करने लगता है और जियान उसके अटैक्स को ब्लॉक करते हुए कहता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ताकत है। और वो उसकी अटैक से जियांग बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है और वो कैसे न कैसे अपने आप को संभाल ही लेता है। तभी वो मन में सोच रहा होता है, ये जो वॉरियर है ये स्ट्रेंथ के मामले में तो मेरे से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, मुझे कोई ना कोई आइडिया तो निकालना ही होगा। तभी जो बचर है वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, बच्चे तुम अपनी बीवी की चिंता मत करो, जब तुम मर जाओगे तो मैं उसका ध्यान रखूँगा और उसे खूब सारा प्यार दूंगा। और ये सुन के जियांग तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बचर पे एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है। और बचर कहता है कि वाह, मैंने सोचा नहीं था कि तुम जैसा एक कमज़ोर आदमी भी मुझ पे अटैक करेगा। तभी जियांग फिर भी ये सब सुन के भी एक के बाद एक अटैक कर रहा होता है, क्योंकि उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है मिस रूसी के बारे में ये सब सुन के। तभी जियांग उस पर अटैक करते ही अचानक से भागने लगता है और तभी बचर कहता है, क्या तुम मुझसे भागना चाहते हो? और वो पीछे से अपनी एरोज से उस पर अटैक करने लगता है, पर जो जियांग है उसे कैसे न कैसे करके डॉज कर ही लेता है और वो उस पर एक के बाद एक अटैक करने लगता है। तभी जो जियांग है वो कहता है, अरे तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मेरे जैसे कमज़ोर आदमी के पीछे क्यों लगे हुए हो? तभी बचर कहता है, बच्चे तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो, तुम्हें पता है ना यदि तुम अंदर गए तो तुम मर जाओगे। और वो मन में सोच रहा होता है, क्या ये बच्चा सच में फॉरेस्ट के अंदर जाने की सोच रहा है? और वो कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, चिंता मत करो। तभी जियांग जो है वो मन में सोच रहा होता है, ये जो बुचर है ये मुझे भागने नहीं देना चाहता माउंटेन्स के अंदर में, ये मुझे मार कर ही रहेगा लगता है। तभी जियांग कहता है, ठीक है फिर देखते हैं, इसका इलाज करना पड़ेगा। बचर कहता है कि बच्चे तुम सच में अंदर जा रहे हो? जियान अंदर जाते हुए कह रहा होता है कि मुझे इससे बचने का कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा, इससे बचने का कोई ना कोई पॉसिबिलिटी तो होगी और वो पॉसिबिलिटी सिर्फ मुझे यही लग रही है कि मैं फॉरेस्ट के अंदर चला जाऊँ। तभी जियांग जो है वो पेड़ पे से कूदते हुए नीचे आ जाता है और बचर उसको देख के कहता है, बच्चे लगता है तुम वहाँ पे अंदर जाने से डर गए। तो जियांग कहता है, तुम बेवकूफ़ हो गया, मुझे अंदर जाने से क्यों डर रहेगा, मेरे पास अपना एक अलग का हथियार है। तभी बचर उस पर हमला करने लगता है और जियांग अपने हाथ में ऐसा लगता है जैसे उसने एक पावर बॉल बनाया होता है और ज़ोर से कहता है 100,000 वोल्ट और उसको उसकी तरफ फेंक देता है। तो जो बच्चा है वो देख के कहता है, क्या ये एक हिडन वेपन है? तभी वो गौर से उसे देखता है तो वो एक छोटा सा पंछी का बच्चा होता है। ये देख के वो भी शौक हो जाता है, कहता है क्या ये तो एक झूठ है, मैंने सोचा था ये तो एक हिडन वेपन है, ये तो एक छोटा सा पंछी का बच्चा है, वो भी थंडरबर्ड का। वो तो शुक्र है कि इसकी मम्मी यहाँ नहीं है। और जैसे ही वो बच्चा उसके पास पहुँचता है कि उस पक्षी के मतलब जो बर्ड है उसकी जो मम्मी है वो अचानक से उसके सामने जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है कि उसके बच्चे को किसने तंग किया। तभी बचर कहता है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा, ये बंदा जो है वो उसने मारा है। तभी जो बचर है वो उसकी तरफ देखता है तो देखता है, अरे जियांग तो गायब है। तभी जो वो थंडर वर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने थंडर का इस्तेमाल करते हुए बचर पे अटैक कर देती है। जियांग भागते हुए कह रहा होता है कि बचर यदि तुम इस थंडर बर्ड के हाथ से मर गए तब तो ठीक है, नहीं तो अगली बार मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझसे पंगा लेने का क्या नुकसान है। तभी पीछे से एक जो बीस्ट है भालू जैसा दिखने वाला वो जियांग के पीछे अटैक कर देता है। जियांग भागते हुए कहता है कि इस जंगल के सारे बीस्ट को क्या मैं ही पसंद हूँ, कोई और पसंद नहीं है क्या? और जियांग उस भालू से भागता हुआ एक गुफा के अंदर में चला जाता है, पर वो जो भालू है उस गुफा के अंदर नहीं जाता है। जियांग भी ये देख के कह रहा होता है कि इतना खतरनाक भालू इस गुफा के अंदर में आने से डर रहा है, मुझे लगता है इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ है। और तभी वो कुछ महसूस करता है, कहता है ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और बहुत ही ज़्यादा शांत है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही डार्क एनर्जी है। और जियान सोच रहा होता है वैसे भी बाहर में वो भालू खड़ा है, इससे अच्छा मैं यहाँ पे अपनी शॉट की प्रैक्टिस कर लेता हूँ और अपने आप को स्ट्रांग बनाता हूँ। तभी वो अपनी एक के बाद एक शॉट टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगता है और कहता है कि वैसे तो इसकी एक लिमिट है, पर यदि मैंने इसे 9th और 10th लेवल पे पहुंचा दिया तो मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगा और ये किसी भी चीज़ को एक ही स्ट्राइक में काट देगी। और जियान ये सोच के एक के बाद एक स्ट्राइक लगा रहा होता है, तभी अचानक से वो एक पत्थर पे स्ट्राइक लगाता है और उसके जो पत्थर है वो बीच से कट जाता है। ये चीज़ देख के जियान बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है वाह, ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और वो मन में सोच रहा होता है कि मेरी जो ये शॉट टेक्निक है ये तभी ज़्यादा ताकतवर होती है जब मेरे पास बहुत ज़्यादा डार्क पावर होगी।
मुझे लगता है कि यहाँ पे अचानक से ही बहुत ज़्यादा डार्क फोर्स बढ़ गई है। तभी हमें दिखाया जाता है कि बहुत सी खतरनाक आंखों और जियांग के सामने एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन निकलता है पानी के अंदर से। और जियान ये देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, ड्रैगन? क्या यहाँ पे एक ड्रैगन भी है? और तभी हमें इस ड्रैगन के बारे में बताया जाता है, ये ब्लैक आर्मर एम्परर ड्रैगन है। ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और जियान कहता है, सारे के सारे ड्रैगन्स में से ब्लैक आर्मर जो ड्रैगन है वो टॉप 3 में आता है। और अगर इसकी स्ट्रेंथ को देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और इसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। जियान मन में सोच रहा होता है कि यदि मेरे को इसका ब्लड मिल गया तो मैं अपनी ड्रैगन ब्लड लाइन को अवेकिन कर पाऊँगा और मैं भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाऊँगा और ग्रैंड मास्टर तक को भी हरा सकता हूँ। तभी जियान सोचता है कि ये सब सोचने से क्या फ़ायदा, मेरी स्ट्रेंथ इतनी कम है, पता चला मैं इसके सामने गया और ये मुझे मार दे। इसके सामने तो वूहू रैंक का यदि कोई बहुत ही खतरनाक मास्टर भी आ जाए तब भी वो इसे नहीं हरा पाए। चलो छोड़ो, अभी मेरे लिए मेरी ज़िंदगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी जो ब्लड है उसे मैं बाद में ले लूँगा। मुझे लगता है कि जो इस गुफ़ा के बाहर में जो भालू था वो चला गया होगा, मैं बाहर ही चला जाता हूँ। तभी वो जो ड्रैगन है वो एक जोर का दहाड़ मारता है और जियान उस तरफ देखते हुए देखता है कि वो क्या है। और हमें एक बहुत ही खूबसूरत, ओ भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है। और ये सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, बिल्कुल मिस रुक्सी की तरह। और जियान सोच रहा होता है कि ऐसा कौन है जो अपनी डेथ को सामना करने के लिए इतना उतावला हो रहा है कि ये अपने ड्रैगन के सामने खड़ा हो गया, ब्लैक आर्मर ड्रैगन। यदि मुझे इसका ब्लड मिल जाए इन दोनों की लड़ाई से तो मुझे लगता है इससे मुझे बेनिफिट होगा। अच्छा है ये दोनों जल्दी से लड़ें और मैं विश करता हूँ कि लड़की जीत जाए और ड्रैगन को मार दे ताकि मैं उसका ब्लड ले सकूँ। मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि ये लड़की जीते। जियान मन में सोच रहा होता है कि जैसे ही मुझे वो ब्लड मिल जाएगा मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। तभी वो जो लड़की है वो ड्रैगन से कहती है, ब्लैक आर्मर ड्रैगन, तुमने ट्रीटी को तोड़ा है। तुम ब्लैक रॉक माउंटेन से बाहर आके तुमने ह्यूमंस वॉरियर्स पे अटैक किया। ये ट्रीटी को तोड़ना ड्रैगन्स के लिए भी मना था और तुम ड्रैगन होते हुए भी यदि ऐसा कर रहे हो तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें रोकना ज़रूरी हो गया है। मैं ब्लड अलायंस से हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर रोकने के लिए आई हूँ। तभी जियान सोचता है, ब्लड ट्रीटी? ये कौन सी ट्रीटी थी? क्या ये बीस्ट को रोकने के लिए बनाया गया था? मुझे इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। तभी वो जो लड़की है वो अपनी स्वॉर्ड में अपनी पावर को गैदर करते हुए एक ड्रैगन की तरफ एक खतरनाक से स्लैश लगाती है और ज़ोर से कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। और वैसे ही इसी तरीके से इन लोगों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। अब दोस्तों देखेंगे अगले एपिसोड में कि इन दोनों की लड़ाई में से कौन जीतने वाला है। और वैसे भी कोई भी जीते दोस्तों, हमें तो एंटरटेनमेंट से मतलब है। और दोस्तों प्लीज़ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों यदि मेरी वॉइस में थोड़ी मोड़ी गड़बड़ी है तो उसके लिए आई एम सॉरी, मैं इसको धीरे धीरे सेटल करने की कोशिश करूँगा। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियान है वो एक गुफ़ा के अंदर जाता है और उस गुफ़ा में से अचानक से एक ड्रैगन उसके सामने आ जाता है और फिर अचानक से एक लड़की उस ड्रैगन से वहाँ लड़ाई करने के लिए आ जाती है। उसके बाद हमने देखा था कि वो लड़की जो है वो ड्रैगन पे अटैक करना शुरू कर देती है। अब इसके आगे हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि ड्रैगन बहुत ही स्पीड में उस लड़की पर अटैक कर रहा होता है और वो लड़की उन अटैक्स को डॉज कर रही होती है और साथ में अटैक भी कर रही होती है। जियान सोच रहा होता है कि ये जो ड्रैगन है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, इसका जो आर्मर है वो बहुत ही मजबूत है, इसलिए इसका डिफेंस सबसे ज़्यादा ताकतवर है। ऊपर से ड्रैगन के जो अटैक्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में है, मैं तो इसे कभी अवॉइड ही नहीं कर पाऊँगा। तभी जो ड्रैगन है वो उस लड़की पे अपने पंजों से अटैक करता है और वो लड़की अपने पाँव के नीचे अचानक से एक लोटस ले आती है और उसके ऊपर से कूदते हुए सीधे ड्रैगन के सर के ऊपर पहुंच जाती है और ड्रैगन के सर में अपने तलवार को जाके मार देती है। और उसके बाद वो नीचे गिरने लगती है। ड्रैगन भी बहुत तेज़ से चिल्लाने लगता है। उसके बाद ड्रैगन उस लड़की को अपनी पूंछ से बहुत ही ज़ोर से मारता है और वो जो लड़की है वो एकदम ख़तरनाक स्पीड से दूर जाके एक पत्थर से जाके गिरती है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है और उसके शरीर से खून भी निकल रहा होता है।
जियान सोच रहा होता है कि ये ड्रैगन आखिर जागा कैसे, क्या ये 100 सालों से यहाँ पे सो रहा था। तभी ड्रैगन उस लड़की पे फिर से बहुत स्पीड में अटैक करने लगता है और वो लड़की उसको डॉज करने की कोशिश कर रही होती है, पर फिर भी उस लड़की को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है और वो लड़की एकदम बहुत ज़्यादा डैमेज लेके पानी के अंदर गिर जाती है। और जियान ये देख के बहुत डर जाता है और कहता है अब लगता है मुझे भागना ही पड़ेगा। वो जो लड़की है अब वो पक्का मर जाएगी। ये जो ब्लैक आर्मर ड्रैगन है उसकी पावर बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मैं उस लड़की की बिल्कुल मदद नहीं कर सकता। तभी वो जो लड़की है वह अपनी पावर का यूज़ करते हुए पानी को एक भाले टाइप में बनाती है और जो ड्रैगन है उसके सर से आर पार कर देती है। और ये चीज़ देख के जो जियान है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ये जो लड़की है वो अचानक से इतनी ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गई। तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है, उस लड़की के सर पे एक लोटस जैसा कुछ चमक रहा होता है। अब वो देख के जियान कहता है ये तो मार्क ऑफ लाइफ है। वो लड़की उसको पता चल जाता है कि जियान जो है वहाँ पे नीचे में छुपा हुआ है। वो कहता है कौन है वहाँ पे, जो भी है वो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। जियान ये सुन के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है ये तो अच्छी बात नहीं है, उसने मुझे ढूंढ लिया, अब 90% चांस है कि वो मुझे यहाँ से पीट पीट के मार देगी। पर अचानक से वो लड़की हवा में बेहोश हो जाती है और बेहोश होकर पानी में गिरने लगती है। जियान कहता है कि अच्छा हुआ वो बेहोश हो गई, मैं तो डर ही गया था। तभी जियान मन में सोच रहा होता है वो पानी में गिर गई है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा है भी नहीं जो उसकी मदद कर पाएगा। लगता है मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी, पर यदि मैंने उसे बचाया तो ज़्यादा चांस है कि वो मुझे मार देगी। पर फिर भी जियान जो है वो पानी में कूद जाता है और कहता है छोड़ो भी, वैसे भी मेरे को जो है बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और अच्छा बनाया गया है, इसलिए मैं किसी भी ब्यूटीफुल लड़की को मरते हुए कैसे देख सकता हूँ। पता नहीं मुझे इतनी अच्छी फेस दी क्यों गई है। तभी जियान उस लड़की को पानी से लेकर बाहर आ जाता है और नीचे रख देता है। और उसके बाद जिसने भी ये जो ड्राइंग बनाई है ना वो हमारे अरमानों को खड़े करने के लिए बनाई गई है। उस लड़की को फिर पानी से निकालने के बाद जो जियान है वो वापस से पानी में जाता है और कह रहा होता है कि लब मुझे पानी के अंदर जाना होगा ताकि मैं ड्रैगन की बॉडी से ट्रेजर निकाल लूँ, इससे पहले कि वो जो लेडी है वो जाग जाए और मुझे मार दे। तभी जो जियान है वो उस ड्रैगन की बॉडी को देख के सोच रहा होता है ये जो ब्लैक आर्मर की जो बॉडी है, ड्रैगन की बॉडी, वो ट्रेजर से भरी हुई है, इसमें इसका ब्लड, एसेंस, कोड ये सारी बहुत ही ज़्यादा पैसे के हैं और वो देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी जियान एक चीज़ नोटिस करता है कि ये जो ड्रैगन है उसके सर में एक 4 टायर का कोर होना चाहिए जिसकी जो कीमत है वो मिलियन गोल्ड से भी ज़्यादा होगी। पर जब वो उसके पास जाता है तो वो देखता है कि जो उस लड़की ने जो उस वाटर के मतलब जो भाले का इस्तेमाल करते हुए उसके सर में जो छेद किया था उससे उसका कोट टूट गया है। और जियान ये देख के सोच रहा होता है चलो अब मुझे कोट तो मिलेगा नहीं, तो मुझे इस ब्लड से ही काम चलाना पड़ेगा। तभी वो उसकी बॉडी को चीरता है जिससे उसे वहाँ पे ना उस ड्रैगन का दिल मिलता है और ये देख के जियान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो ड्रैगन का हार्ट है, ये तो मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। और वो उस ड्रैगन के हार्ट को अपने साथ ले आता है और पानी के ऊपर आ जाता है। तभी जियान उस लड़की को देखता है और कहता है पहले मुझे इसका मैटर सॉल्व करना पड़ेगा। और वो लड़की होश में आने की कोशिश कर रही होती है। जियान कहता है कि छोड़ो भी, वैसे तो तुमने ड्रैगन को मेरे लिए मार दिया है तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर ठीक कर ही दूँगा, नहीं तो वो तो शुक्र है कि तुम मुझे मिल गई, नहीं तो इतनी सुंदर जो तुम्हारी बैग है उसमें बहुत सारे स्कार्स रह गए होते हैं। और जैसे जियान उसके बैग को छूने वाला होता है कि वो लड़की उसकी जो जांग होती है उस पर हाथ डाल देती है और ये देख के जियान एकदम शर्माने लगता है और कहता है मैं अपने आप को रोकूं कैसे, मैं भी तो एक आदमी ही हूँ। और लड़की वो डर से चिल्ला रही होती है। तभी जियान जल्दी से उसकी मेडिसिन लगाने के बाद वो चुपचाप नीचे आके छुप जाता है और कहता है मैं बच गया, लगता है मुझे इससे दूर रहना पड़ेगा क्योंकि मैं अपनी बीवी को ना बिट्रे नहीं करना चाहता, धोखा नहीं देना चाहता। जियान कहता है इससे अच्छा है कि मैं कुछ अपनी बिज़नेस पे ही ध्यान दे दूँ। और वो उस ड्रैगन के हार्ट में अपनी जो चाकू होती है उसे काट के उसकी एसेंस को अपनी एब्जॉर्ब करने लगता है। पर वो ना कुछ ज़्यादा ही उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे कि उसे बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और उसकी आंखें भी लाल हो जाती है। और वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि मेरी बॉडी अब फट जाएगी, ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर एनर्जी है। उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। वो कहता है कि मुझसे नहीं लगता कि मैं इससे अब बच पाऊँगा। पर कैसे ना कैसे जियान जो है वो अपनी बॉडी में उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा होता है, प्योरीफाई कर रहा होता है।
और ये करते करते जियान की जो बॉडी है वो ड्रैगन में कन्वर्ट होने लगती है। उसकी एक पूँछ निकल आती है और साथ में उसके हाथों में स्केल्स और उसके नाखून भी बड़े होने लगते हैं और उसकी जो विंग्स हैं वो भी बाहर आ जाती हैं और वो ज़ोर से दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है विंग्स से बाहर आने के कारण। पर ये देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ड्रैगन का जो हार्ट है वो मुझे इतनी ज़्यादा ताकत देगा। मैं तो अब टोंग में ही रियल में पहुंच चुका हूं और वो भी उसके 6th रैंक पे। तभी वो सोच रहा होता है कि मैंने इस बार बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है और वो अपने पंजों से एक ज़ोरदार स्लैश एक पत्थर पे मारता है और वो पत्थर टूट जाता है। और ये देख के जियान सोच रहा होता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, मैं तो अब बहुत ज़्यादा ही ताकतवर हो गया हूँ। और वो उड़ने लगता है और वो उड़ते हुए कहता है कि मैं अब इतनी ज़्यादा ताकतवर हूँ कि जब तक कोई सेंट रियलम का मुझसे लड़ाई करने ना आ जाए तब तक वो मुझे तो उड़ते हुए पकड़ भी नहीं सकता। तो जियान सोच रहा होता है कि यदि मैं ऐसे ही अपनी बीवी के पास गया तो वो तो पक्का मुझे देख कर ही डर जाएगी और वो मुझे भगा ही देगी अपने पास से। मैं इतना हैंडसम बंदा हूँ, यदि भी मैं ऐसे ही किसी लड़की के पास गया तो आगे चल के मैं और लड़कियों को अपना कैसे बना पाऊँगा। तभी वह ज़मीन पे उतरता है और अपने ट्रांसफॉर्म जो वो ट्रांसफॉर्म हुआ है उसे वापस से ह्यूमन में कन्वर्ट करने लगता है और उसे जैसे ही वो ह्यूमन में बदलने लगता है पर उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो कहता है, क्या मुझे ऐसे ही बार बार दर्द होगा जब भी मैं इसको पावर को अनलीश करूँगा। तो जियान फिर कहता है कि मैं अब टोंग में रियल में पहुँच चुका हूँ। ड्रैगन की जो होती है वो 5 फॉर्म्स होती हैं। यदि मैंने 5 स्टेजेस को कंप्लीट कर ली, मैं अभी इसके फर्स्ट स्टेज पे हूँ। जैसे ही मैं 5 स्टेज पे कंप्लीट कर लूँगा तो शायद मैं भी एक पूरा ड्रैगन बन पाऊँगा। उसके बाद वो कहता है कि अब मुझे उस लड़की के पास जाना चाहिए, शायद वो लड़की जाग गई होगी। पर जैसे वो पीछे देखता है वो लड़की उसके पीछे ही खड़ी होती है और वो उसको घूर रही होती है। जियान कहता है, तुम कब जाग गई। अब दोस्तों इसके आगे का एपिसोड हम बाद में देखेंगे और देखेंगे कि अब वो लड़की जियान के साथ क्या करने वाली है। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल साफ फ्लिक्स पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग है, जो ड्रैगन है, उसका हार्ट ले लेता है और उससे वो भी एक ड्रैगन में अब चेंज हो सकता है। और साथ में दिखाया गया था कि उस लड़की को होश आ जाता है। अब देखते हैं आगे। वो लड़की जियान से कहती है, जल्दी से ज़मीन पर लेट जाओ और घूमना स्टार्ट करो। जियान कहता है कि तुम जब जागी तो तुमने कुछ कहा नहीं, क्या तुम मेरा एडवांटेज लेना चाहती हो। और ये सुन के उस लड़की को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। जियान कहता है, तुम जानती हो कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मेरी पहले से ही एक पत्नी है, और अगर तुम फिर भी मुझे पसंद करती हो तो पहले मुझे वापस जाकर अपनी बीवी से पूछना पड़ेगा। यदि उसने कहा तो मैं तुम्हें अपनी रखैल बना लूँगा। ये सुन के वो लड़की उसे एक ज़ोरदार कराटे चॉप मारती है और कहती है, बोलने से पहले अपनी ज़बान पे लगाम रखो। और वो जैसे उसे वो थप्पड़ मारती है कि जो जियान है वो उड़ता हुआ पानी में गिर जाता है। और पानी में से उठते हुए वो कहता है कि जब मैं लड़ाई करूं तब लड़ाई करो, मुझे मारना बंद करो पहले। वो लड़की कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। अभी तुमने मेरा जो बॉडी देखा है उसके लिए भी मुझे तुम्हें पनिश करना बाकी है। जियान कहता है कि हाँ पता है, वो मेरी डिसएडवांटेज है, अगर तुमने मुझे ये खुद से दिखाया होता तो ये अच्छा होता। तभी वो लड़की जियान को पानी में डुबाते हुए कहती है कि जो तुम्हारी प्रेजेंस है, तुम्हारी बॉडी में से ड्रैगन की जो है वो पावर निकल रही है, इसलिए मैंने तुम्हें अभी तक नहीं मारा है, नहीं तो मैं अभी तक तुम्हें मार चुकी होती। जियान पानी में बेचारा कह रहा होता है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तभी जियान पानी से बाहर आता है और अपने कपड़े चेंज करते हुए उस लड़की से कहता है, मेरी तरफ झांकने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता है कि मेरे एब्स और बाइसेप हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे देखो। चार्मिंग बंदे को बिना कपड़े के देखना भी अच्छी बात नहीं है, जब तक मेरा और तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है। वो लड़की मन में सोच रही होती है कि ये जो लड़का है उसकी बॉडी से ड्रैगन एंसेस्टर की जो है वो पावर निकल रही है, मुझे इसे अपनी टीम में लाना होगा ताकि जो कोई भी हो वो इसकी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर सके। वो लड़की उसे कहती है, चुप हो जाओ और अपना नाम बताओ। तभी जियान बाहर निकलते हुए कहता है, मेरा नाम जियांग खान है और तुम्हारा नाम क्या है। तभी वो लड़की कहती है, तुम्हें मेरा नाम जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे अब एक सवाल पूछूंगी, क्या तुम ब्लड ब्लेड अलायंस को ज्वाइन करना चाहते हो, क्या तुम ब्लड ब्लेड अलायंस के मेंबर बनोगे। तभी जियान कहता है, ये ब्लड ब्लेड अलायंस क्या है, मैंने इसके बारे में कभी सुना नहीं।
वो लड़की कहती है तुम्हारा जो अभी का स्टेटस है उसके हिसाब से तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि ब्लड ब्लेड अलायंस जो है वो है भी। मैं तुम्हें बताती हूँ। तो वो बताती है कि जो ब्लड ब्लेड अलायंस है वो एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। और ब्लड ब्लेड अलायंस के बहुत सारे ब्रांचेस अलग अलग मेन लैंड्स में फैले हुए हैं। उनका काम ये है कि वो अलग अलग कॉन्टिनेंट की अलग अलग जगहों को एनिमीज़ से ना बचा सकें। और कुछ ऐसे लोग भी हैं उस ब्लड ब्लेड अलायंस में जो अपनी मर्ज़ी से वहाँ रहते हैं ताकि वो लोगों की मदद कर सकें। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्लड ब्लेड अलायंस के लिए बहुत लॉयल हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं ब्लड ब्लेड अलायंस की रिस्पेक्ट बचाने के लिए। जियान मन में सोच रहा होता है कि ये सुनने में तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर लग रहा है। अब मेरे जो इतने सारे एनिमीज़ बन गए हैं उनसे बचने के लिए मुझे एक सपोर्ट की तो ज़रूरत है ही। तभी जियान उस लड़के से कहता है ठीक है मैं ज्वाइन करूँगा, पर मुझे आज़ाद रहने का मौका चाहिए। मैं आज़ाद रह के ही काम करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इनर डिसिप्लिन में मतलब इनर डिसाइपल नहीं बनूंगा तुम्हारी ब्लड ब्लेड अलायंस का। मैं बाहर से ही काम करूँगा। तभी जो लड़की है वो उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है इनर ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करना इतना आसान है? तुम्हें ब्लड ब्लेड अलायंस में कभी भी बंद रह के काम करने की ज़रूरत नहीं है। और तुम जब एग्री कर गए हो तो मैं तुम्हें इसका एक बैच प्रोवाइड करती हूँ जो कि ब्लैक आयरन बैच है। जियान वो हाथ में लेते हुए कहता है ये तो ब्लैक आयरन बैच है, ये तो सबसे कम रैंक का है, तुम कौन सी रैंक पे हो? तभी वो लड़की कहती है मैं तो इनर डिसिप्लिन के रेड ब्रॉन्ज पे हूँ। जियान सोच रहा होता है कि ये अभी सिर्फ रेड ब्रॉन्ज पे है तब ये इतनी ज़्यादा ताकतवर है, तो बाकी के जो उससे भी हाई लेवल के लोग हैं वो कितने ज़्यादा ताकतवर होंगे। वो लड़की कहती है कि अब तुम ब्लड ब्लेड अलायंस के एक मेंबर बन चुके हो और अब तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो। तुम जैसे ही किसी को ये ब्लैक आयरन मेंबर का अपना बैच दिखाओगे तो बड़ा सा बड़ा जो मास्टर होगा वो भी तुम्हारे सामने घुटने टेक देगा। तभी जियान उसे थम्स अप करते हुए कहता है ठीक है मैं इस आयरन बैच को एक्सेप्ट करता हूँ। वो लड़की कहती है तियानवो एम्पायर में बहुत सारी ब्रांचेस है ब्लड ब्लेड अलायंस की, तुम्हें वहाँ पे जाके सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा ताकि तुम ऑफिशियली वहाँ के मेंबर बन सको। तभी वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि तुम ये अकेले कर सकते हो। जियान उसकी स्पीड देख के कहता है तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और वो मन में सोच रहा होता है कि इस टाइम मैंने बहुत ही कुछ अच्छा पाया है और मुझे मैंने जो ये ट्रेज़र पाया है इसका मुझे अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मैं अब बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। अब मुझे लगता है कि मुझे वापस जाने की ज़रूरत है। जैसे ही वो बाहर निकलता है उस गुफ़ा से तभी वो जो भालू है वो ज़ोर से रोर करने लगता है। यानी कि वो भालू इतने टाइम से जियान का बाहर इंतज़ार ही कर रहा था। जियान अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और वो भी एक जोरदार दहाड़ मारता है और उसे देख के तो भालू की फट जाती है और वो एकदम प्यारा सा भालू बन जाता है। जियान उसे कहता है कि अब तुम समझ गए होगे कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ। अब तुम यहाँ पे बाहर रह के इस गुफ़ा को गार्ड करोगे ताकि कोई भी आदमी जो है वो इसके अंदर ना जा सके और यदि कोई गया तो मैं तुम्हें सबसे पहले मार दूँगा। क्या तुम समझ गए? वो भालू कहता है ठीक है और वो जियान जो है वो उसे वहीं छोड़ के वापस जाने लगता है और वो उस फूल को ढूंढने लगता है जिससे कि वो अपनी सोल को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाए, जिससे और उससे उसकी जो इंजरीज़ थी वो सॉल्व हो पाए। साथ ही वो ट्रेनिंग भी कर रहा होता है अपनी शैडो स्टेप की ताकि वो अपनी स्पीड को बढ़ा सके। और उसके साथ साथ वो बहुत सारे 2 टायर और 3 टायर के बीस्ट से लड़ाई कर रहा होता है ताकि जो उसकी एनर्जी है वो बढ़ती रहे और उसने अपनी स्वॉर्ड टेक्निक के 9 लेवल को अचीव कर लिया है। जियान जो है वो चौथे दिन जो रिंग पैटर्न सेलेस्टियल पाइथन है, आप पीछे देख ही रहे हो कितना बड़ा सांप है, उसको हरा देता है और उसके पास से उस फूल को ले लेता है जिससे उसकी जो सोल होगी वो रिफ़ाइन हो जाएगी और वो उस फूल को सक्सेसफुली रिफ़ाइन करने में कामयाब हो जाता है और वो उसके सेकंड रैंक पे पहुंच जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाता है जिससे कि वो ब्रोक थ्रू कर लेता है। और जैसे कि उसने उस स्काई पाइथन को मारा था तो उसका जो स्पिरिट स्टोन है उसका यूज़ करते हुए भी उसकी पावर जो बढ़ जाती है। जियान मन में सोच रहा होता है मैं तो बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे ये फूल इतनी आसानी से मिल गया और साथ में मैंने उस जो स्नेक है उसका भी कोड ले लिया है जिससे मेरी ताकत और बढ़ जाएगी। और वो कह रहा होता है कि इस फूल से मेरी जो सोल है वो और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी और मैं लोगों की माइंड को काबू कर पाऊँगा।
इस कॉन्टिनेंट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को हेलुसिनेट करके यानी कि उन्हें कंफ्यूज करके उनके माइंड को कंट्रोल करते हैं। अब मैं भी उनमें से एक बन चुका हूँ। वैसे तो इसके बारे में मेरे फादर इन लॉ भी नहीं जानते हैं, पर उन्हें इसके बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी जो सिटी है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। तभी जियान कहता है, लगता है कि मेरे जाने का टाइम हो चुका है, और वो वापस से मिस रुक्सी के पास जाने लगता है। तभी जियान जब जंगल से जा रहा होता है तभी वो कुछ बैंडिट्स को सुनता है। वो बैंडिट्स कह रहे होते हैं कि पता नहीं वो बच्चा कहाँ चला गया है, क्या वो मर गया? यदि वो मरा नहीं तो लगता है हमें मारना पड़ेगा। वो जो 9 मास्टर्स है वो एकदम बेवकूफ़ हैं, वो उसे ज़िंदा छोड़ दिए। यदि वो मुझे मिल गया तो मैं उसे पक्का मार दूंगा। वो जो कुत्ता है उसे कहीं अच्छी जगह पे मरना चाहिए। मैं वैसे तो इस इनर फॉरेस्ट के अंदर नहीं जाऊंगा, और वो भी नहीं गया होगा क्योंकि वो एक डरपोक है, ऊपर से कमज़ोर है। और वो लोग कह रहे होते हैं कि यदि हमने उस लड़के को मार दिया तो जो मिस रुक्सी है उसका क्या होगा? वो तो विधवा हो जाएगी, वो बेचारी अकेली हो जाएगी। तभी एक आदमी कहता है कि तुम कितना सोच रहे हो, यदि मुझे उसके साथ एक रात गुजारने का मौका मिले तो मैं तो अपनी 10 साल की उम्र को भी कम करवा सकता हूँ। तभी एक आदमी कहता है कि मुझे तो डर है कि तुम्हारे पास 10 साल की उम्र है भी कि नहीं है। उसकी जो लेग्स हैं वो यदि तुम्हें उसे दबाएगी तो तुम तुरंत ही मर जाओगे। और मिस रुक्सी के बारे में ये सब सुन के जियान को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो अपनी पावर को अनलीश करने लगता है। अब बाकी लोग उस पावर को देख के बहुत ही डर जाते हैं और कहते हैं कि कौन है वहाँ पे। तभी जियान एकदम डेडली लुक में बाहर आते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या तुम लोग मरना चाहते हो? तभी उन बैंडिट्स में से एक कहता है कि वाह, ये तो तुम हो, हमें तो बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड मिल गया, हमें तो तुम्हें ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तभी एक बैंडिट कहता है कि ये बच्चा दिखने में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड है, ये भले ही कमज़ोर हो पर मुझे लगता है ये तैयारी करके आया है। उनमें से एक और बैंडिट कहता है कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो, वो तो सिर्फ 8th रैंक पे है, हम तो उसे ऐसे ही हरा देंगे। जियान कहता है कि तुम्हारे अलावा और कितने सारे लोग यहाँ पे हैं। उनमें से एक बैंडिट उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि हम तुम्हें क्यों बताएं, तुम वैसे भी यहाँ पे सभी लोगों से घिरे हुए हो और तुम ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो जैसे कि तुम यहाँ पे सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। हम लोगों के सामने तो एक ग्रेट मास्टर भी ना टिक पाए इतने सारे लोगों के सामने में। तभी जियान कहता है कि ठीक है, फिर लगता है कि मुझे तुम लोगों को मारना ही पड़ेगा। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूंगा। और वो अपनी स्वॉर्ड को आगे करते हुए उन लोगों पे हमला करता है, और पहले तो वो एक बंदे को 3 स्लैसेस में काट देता है। और उसको देख के सब लोग कहते हैं तो बहुत ही तेज़ है। और हम देख सकते हैं कि उस जो बैंडिट है उसके बहुत सारी बॉडी पार्ट्स को उस जियान ने काट दिया होता है, और कहता है कि मैं तुम सब के पार्ट्स को 3-3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा बॉडी पार्ट को। और ये देख के तो सभी के सभी बैंडिट डर जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम लोगों ने तो कहा था कि ये बहुत ही कमज़ोर है, पर तो ये बहुत ही ताकतवर है, तो चैनलिंग स्टेज पे पहुंच चुका है। तभी जो बैंडिट होता है वो कहता है कि जल्दी से बाकी लोगों को सिग्नल भेजो कि हमें यहाँ पे और मदद की ज़रूरत है। तभी दूसरा बैंडिट कहता है ठीक है। और जियान अचानक से अपनी स्पीड बढ़ाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है, तुम लोगों के पास कोई चांस है बचने का? और वो एकदम स्पीड में सारे के सारे बैंडिट्स को मार देता है और बस एक बैंडिट को छोड़ देता है। और वो ज़मीन पर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। जो 9 मास्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पे 100 लोगों को भेजा है, और इन 100 लोगों को उसने 10 टीमों में डिवाइड किया हुआ है, और वो पूरे जंगल में घूम रहे हैं ताकि तुम्हें वो ढूंढ सके। जियान कहता है तो फिर तुम्हें ये जो सिग्नल देने वाली जो मसाल है इसकी ज़रूरत तो है नहीं, तो ठीक है, मुझे तुमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। और वो उस आदमी को 20 से काट देता है। तभी जियान उस जो मसाल है उसको जलाते हुए एकदम डेडली लुक में कहता है, लगता है शिकार करने का टाइम हो गया। तो दोस्तों आज हम इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि जियान जो है वो बाकी के बाकी 100 लोगों को, वैसे तो उसने 10 को मार दिया है, तो 90 लोगों को कैसे मारने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।